नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के तहत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया पहुंचे। पहले चरण में वो रूस थे और उसके बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां ज़बरदस्त स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इसके बाद अनेक सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुआ। दोनों देशों के साथ आज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतवंशियों से मुखातिब भी होंगे। तो क्या कुछ महत्व रहा प्रधानमंत्री के रूस और ऑस्ट्रिया दौरे का, खासकर ऑस्ट्रिया के दौरे का, इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी को चर्चा करेंगे। मैं हूं अश्विनी मिश्र और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले 2 घंटों के दौरान हम आपको, जब प्रधानमंत्री वहां पर ऑस्ट्रिया में वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर विशेष मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री का ये जो ऑस्ट्रिया दौरा है ये कितना महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के लिए क्या कुछ इस दौरे के मायने हैं, क्या कुछ दोनों देश एक दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ अंशु जोशी जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जेएनयू की इंटरनेशनल स्टडीज़ में वहाँ पर प्रोफेसर हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अश्विनी जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कुछ रहा आज दिन भर का घटनाक्रम। कैसे ऑस्ट्रिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यस्ततम कार्यक्रम था, उसके साथ साथ क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट रहा, कैसे दोनों देशों के जो संबंध उसमें क्वांटम जंप मिलने की उम्मीद की जा रही। अपनी रूस यात्रा, सफल रूस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात ऑस्ट्रिया पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के चांसलर के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की तो वहां के कई गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात वियना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभिनंदन जितना खास है, उतना ही खास है पीएम का ये दौरा भी। इकतालीस वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पहले दौरे ने भारत ऑस्ट्रिया संबंधों में मजबूती की नई इबारत लिखी है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। फेडरल चांसलरी में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत ऑस्ट्रिया सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक दिशा देने का भी फैसला किया। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर की बैठक में यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विस्तार से बात हुई। पीएम ने दोहराया कि ये युद्ध का समय नहीं है। पीएम ने शांति स्थापना की दिशा में भारत ऑस्ट्रिया सहयोग की भी पेशकश की। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने भी शांति स्थापना पर जोर दिया।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विशाल कद का जिक्र करते हुए इस दिशा में भारत की अहम भूमिका बताई। Our shared objective is to achieve a comprehensive, just and permanent peace in line with the UN Charter. India is an important and influential and creditworthy country. India is the biggest democracy in the world, and therefore India's role, especially for Austria, is more than important when it comes to the peace process and future peace summits. ऑस्ट्रिया के चांसलर ने मूलभूत संरचना और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की, तो वहीं प्रधानमंत्री ने अपने दौरे को ऐतिहासिक और विशेष बताते हुए ऑस्ट्रिया के चांसलर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में दोनों देशों के व्यापार जगत के दिग्गज भी शरीक हुए। During the meeting with the CEOs, the focus was particularly on green development, the digital space, including the artificial intelligence. Focus was also on the new and emerging technologies, renewable energy, waste management, water management, the startup space, and other areas of infrastructure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की मजबूती से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। गौतम रॉय और अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि रूस और ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से टकराव के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शांति स्थापना की किसी भी पहल में सहयोग की पेशकश की। We clearly brought out that the dialogue and diplomacy, and not the battlefront war, is a way forward in finding a solution to this. In discussing this, Prime Minister was also very clear that whatever contribution India can make in arriving at that peaceful solution through dialogue and diplomacy, we would be very, very happy to make that contribution. ऑस्ट्रियाई क्वांटम भौतिक विज्ञानी एंटोन जिलिंगर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एंटोन जिलिंगर को 2022 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। 79 वर्षीय एंटोन जिलिंगर का भौतिक विज्ञान की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एंटोन जिलिंगर ने कहा कि हमने क्वांटम प्रौद्योगिकी और क्वांटम सूचना की संभावनाओं और आध्यात्मिकताओं के बारे में चर्चा की। मैंने अनुभव किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि ये विशेषता आज दुनिया के कई नेताओं में होनी चाहिए। It was a very pleasant discussion. We discussed about spiritual things. We talked about the possibilities of quantum information, quantum technology, and about how the basic fundamental ideas of quantum physics. But I experienced him as a very spiritual person, and I think this is a feature which many leaders, or more leaders in the world, should have today. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एंटोन जिलिंगर ने कहा कि हमने क्वांटम प्रौद्योगिकी व क्वांटम सूचना की संभावनाओं और आध्यात्मिकता के बारे में चर्चा की। मैंने अनुभव किया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि ये विशेषता आज दुनिया के कई नेताओं में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वियना में कई अन्य लोगों से भी मुलाकात की और अधिक जानकारी के लिए वियना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीडी न्यूज़ संवाददाता गौतम रॉय। उनसे हम बातचीत करेंगे। गौतम, अभी तक जो मुलाकातें वहां पर हुई हैं और जो कुछ प्रगति दोनों देशों के संबंधों में हुई है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के आप?
ये चंद्रशेखर, हमने देखा है कि आज का जो दिन रहा है काफी एक तरह से प्रोडक्टिव रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जो उनके समकक्ष हैं चांसलर इमरान अहमद के लिए उन्होंने काफी अच्छे से चर्चा की किस क्षेत्र में आगे रिश्तों को बढ़ाया जा सकता है और एक सामरिक उसको एक तस्वीर देने की कोशिश की जा रही है। 10 साल के आगे रोड मैप की बात हुई जिसमें कई तरह से जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आपने प्रोफेसर ज़ेलिंगर की बात की, उनका योगदान भी हुआ है, उसमें उनको नोबेल प्राइज मिला है 2022 में। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के लोगों से मिलना भी चाहते थे और कई लोग जो भारतीय संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और उसके सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, इंडोलॉजिस्ट हैं, रिलीजियस स्टडीज भी करते हैं, उनसे भी मिले 4 लोगों से। तो काफी एक कह सकते हैं कि होलसम उनका एक्सपीरियंस रहा है ऑस्ट्रिया में और भारत और ऑस्ट्रिया काफी लंबे समय से संबंध रहे हैं। यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी उसमें अपना योगदान करते आए हैं। अब नई पीढ़ी को भी उसमें शामिल करने की, आगे की भविष्य की तकनीकों को शामिल करने की, जिन्हें न सिर्फ आप बात कर सकते हैं क्वांटम इंटैंगलमेंट की, आप बात कर सकते हैं सेमीकंडक्टर्स की, आप बात कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, आप बात कर सकते हैं इसमें तमाम उन प्रयासों की जिनको विश्व की जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आपको आगे चलना है कि सब क्लीन टेक्नोलॉजीज के साथ दोनों देश और विश्व आगे बढ़े। उसमें आगे बढ़ती करने के लिए बातचीत हुई है। अभी हम मौजूद हैं जहां पर वो सभागार है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे भारतीय समुदाय के लोगों को। ये सोफिन साले है वियना के बीचों बीच। कुछ ही समय प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे। आप देख सकते हैं सभागार पूरी तरह से भर चुका है। 500 से अधिक लोग यहाँ पर इन्वाइटेड हैं। इंडियन एम्बेसी ने उनको इन्वाइट किया है। बहुत उत्साह है उनमें। अभी काफी एक तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन इनमें उत्साह भी हमने काफी देखा है, खासतौर पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे वियना कल रात को, कल शाम को, और इनका स्वागत किया गया था काफी गर्मजोशी के साथ। फिलहाल काफी डिसिप्लिन के साथ, पूरे अनुशासन के साथ ये लोग बैठ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ पे पहुंचे और तब आपको जरूर एक तरह से जय जयकार के, भारत की जय जयकार के, प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार के नारे जरूर सुनाई देंगे। हम इसका सीधा प्रसारण भी करेंगे। पूरी तैयारी हमारी तरफ से है यहाँ पर सीधा प्रसारण करने की और सभी ये जो झलक होगी इस तरह के आयोजन की हम आपको लेकर आएंगे। जी गौतम, ये भी जानना चाहेंगे, कल हमने देखा जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो वहाँ के जो मधुर संगीत में वंदे मातरम की धुनों से उनका स्वागत किया गया। भारत भारतीयता के राष्ट्रदूत के रूप में कहीं ना कहीं भारतवंशी होते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में वहाँ के निर्माण और वहाँ राष्ट्र निर्माण में जुटे रहते हैं। खास तौर से किस रूप में देखते हैं लोगों के उद्गार, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं वो सांस्कृतिक राष्ट्रदूत हैं, और तब जबकि भारत एक बड़ी भूमिका विश्व शांति में, विश्व के इनोवेशन में, विश्व के टेक्नोलॉजी में एक क्वांटम जंप के रूप में देखते हैं इस यात्रा को प्रधानमंत्री की। जी बिल्कुल, यही एक कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जिस तरह से भारत प्रगति करना चाहता है और उसमें विश्व भी एक तरह से साथ साथ जुड़ सकता है। तमाम तकनीकें हैं जो विश्व के कोने कोने में विकसित हो रही हैं, जिसमें आपने बात की क्वांटम एंटांगलमेंट की, पूरी तरह से इस तरह से तकनीकी को और विस्तार भी करेंगे। ठीक है, गौतम से हम दोबारा जुड़ेंगे चंद्रशेखर। चलिए, हमारे साथ जो विशेष मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गौतम अभी फिर आने की कोशिश करेंगे आपके पास हम। विशेष मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों लोगों से हम जानेंगे कि क्या कुछ मायने प्रधानमंत्री की इस यात्रा के, ऑस्ट्रिया की यात्रा के हैं। डॉक्टर जोशी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने, चाहे हम मॉस्को की बात करें या वियना की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री ने जो कहा, अगर आज का वैश्विक सिनेरियो आप देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल भी कहीं न कहीं इसी तरह के युद्ध में वहाँ पर इन्वॉल्व है, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह के हालात हैं। तो इस सब के बीच अगर हम देखें तो जो लोग अगुवा बनते थे अभी तक, जो वैश्विक सिनेरियो है उसमें, वो लोग भी कहीं ना कहीं इन युद्धों में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का विदेश में जाकर ये कहना कि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, कितना मायने रखती है भारत की ये आवाज़?
बहुत मायने रखती है। बहुत महत्वपूर्ण बात और प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इन दो महत्वपूर्ण राष्ट्रों की यात्रा करना चुना, रूस और ऑस्ट्रिया। दोनों का ही प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा योगदान रहा है, मैं कहूँगी। बल्कि प्रथम विश्व युद्ध हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के युद्ध से ही शुरू हुआ था और जब हम इन यात्राओं को देखते हैं तो इन देशों की भूमि पर जाकर इस प्रकार की बात करना कि युद्ध से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होता, मानवता के लिए पूर्णतः प्रतिकूल है और आपसी संवाद, आपसी बातचीत से हमें किसी भी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो ये संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री मॉस्को की धरती से दे रहे हैं, आज ऑस्ट्रिया पहुंच के उन्होंने जिस तरह से दोनों ही देशों के पारस्परिक जो पार्टनरशिप है उसको आगे ले जाने की बात की है, और चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, क्वांटम फिजिक्स का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, ऑस्ट्रिया और भारत एक दूसरे के साथ पिछले 75 वर्षों से जुड़े हुए देश हैं। तो ऑस्ट्रिया और भारत के संबंधों को जब हम देखते हैं, रशिया और भारत के जब हम संबंधों को देखते हैं तो प्रगाढ़ संबंध हैं और लगभग इन दोनों की ही मानसिकता हम इस प्रकार की देख सकते हैं। हालांकि रशिया इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा हुआ है, लेकिन मानसिकता इस प्रकार की है कि हम विश्व राजनीति के पटल पर किस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही इसी प्रकार का कोई कुछ सपना ऑस्ट्रिया भी देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो भारत इन देशों में जाकर के यही संदेश देने का प्रयास कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री दोनों ही देशों के माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम कोलैबोरेट करें, हम कॉम्पीट ना करें, साथ में आकर के आगे बढ़ें। निश्चित तौर से वरिष्ठ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, साफ तरीके से जो जॉइंट स्टेटमेंट आया ऑस्ट्रिया में भारत ने, चाहे वो रूस की धरती हो चाहे वो ऑस्ट्रिया की धरती हो, जैसा कि अभी अंशु जोशी जी ने बताया कि एक कहीं ना कहीं दोनों विश्व युद्धों में घाव और इन्वॉल्वमेंट रहा ऑस्ट्रिया का, लेकिन दोनों विश्व युद्ध के बाद एक जो साझा मूल्य भारत सरीखे लोकतांत्रिक देशों के जो साझा मूल्य रहे, गुटनिरपेक्षता के, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के, वो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तरीके से दोनों धरती से दिया कि युद्ध समाधान नहीं है, डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए किया जाए। पूरी दुनिया की नज़र इस यात्रा पर लगी थी कि प्रधानमंत्री के क्या उद्गार होते हैं, खासकर यूक्रेन और रूस के संबंधों को। एक साफ संकेत रूस को भी, ईयू को भी, पश्चिमी देशों को भी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया की नजरें यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर टिकी हुई थी। जो अब जब मुलाकात होती है तो तब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन को क्या कहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो 2 साल पहले सितंबर 2022 में जब युद्ध शुरू ही हुआ था, फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई समरकंद में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो शिखर सम्मेलन था उसकी साइडलाइंस पर मुलाकात हुई सितंबर में समरकंद में, तो तब उन्होंने कहा था जो ये युद्ध का युग नहीं है और हमको आगे बातचीत से ही जो भी हमारे मसले हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनका हमें समाधान निकालना चाहिए। और आपको याद होगा जो इसी प्रधानमंत्री के वाक्यों को लेकर ही हमने जो G20 में बाली में हुआ था नवंबर 2022 को शिखर सम्मेलन हुआ था, उसको हम रिजॉल्व करने में कामयाब हुए थे प्रधानमंत्री के इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके। और अब दूसरी बार मुलाकात हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन के साथ, तो पूरी दुनिया यही सोच रही थी, यही देख रही थी। जो अब करीब 2 साल से ऊपर हो गए हैं, तीसरे साल में ये युद्ध पहुंच गया है, तो अब प्रधानमंत्री मोदी क्या कहने वाले हैं। और उन्होंने वही बात दोहराई और बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना किसी हिचक के। हालांकि अभी हम देखते हैं जो रूस का पलड़ा इस युद्ध में उस समय से, सितंबर 2022 के समय से ज्यादा वो है भारी हो गया है, परंतु फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो इसको युद्ध को खत्म करना चाहिए। जब भी किसी की मौत होती है, खासकर जब बच्चों की मौत होती है युद्ध में, तो ये सब के लिए बहुत ही दुखदायक और दर्दनाक बात होती है। तो इसीलिए युद्ध को हमें खत्म करना चाहिए। और यही उन्होंने मॉस्को में कहा, यही उन्होंने आकर ऑस्ट्रिया में कहा। ऑस्ट्रिया एक न्यूट्रल देश है
ऑस्ट्रिया मिलिटरीली उसने अपने को करार दिया है जो न्यूट्रल देश है, वो किसी भी तरफ का पक्ष नहीं लेगा। तो ऑस्ट्रिया ये समझता है जो उसका जो योगदान है इसको शांति को स्थापित करने के लिए, वो बहुत अच्छा योगदान कर सकता है। और एक चीज मैं इसमें ये कहूंगा, जो भारत का जिसका जिक्र इन्होंने भी किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहामर ने भी किया, जो भारत का जो इन्फ्लुएंस है, भारत का जो प्रभुत्व है, भारत का जो कद है पूरी दुनिया में, वो पिछले सालों में बहुत ऊपर हुआ है। और जिस प्रकार से भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में अपनी जो नीति जो अपनाई है, उससे उसको पूरी दुनिया में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ही आदर मिला है। हालांकि बहुत पश्चिमी देश उससे सहमत नहीं है, पर फिर भी उससे जो कहा जाए एक ग्रजिंग रिस्पेक्ट है, जो भारत ने बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही वेल थॉट आउट पॉलिसी को हमने अपनाया है। और इसीलिए वो जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, वो भी ये समझते हैं जो भारत एक बहुत ही अहम रोल यहाँ पर निभा सकता है। भारत एक केवल ऐसा देश है, देखिए, जो जाकर मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन को यह कह सकता है और फिर पश्चिम में आकर भी वही बात वो दोहरा सकता है। देखिए, दुनिया में और मेरे विचार से कोई ऐसे आपको देश नहीं मिलेंगे जो एक इसमें ईस्ट और वेस्ट में, उत्तर और पूर्व और पश्चिम में, जो यहाँ पर एक सेतु का काम कर सके, दोनों तरफों को जोड़ सके। और भारत में एक ये स्थिति है जो ईस्ट वेस्ट हो, नॉर्थ साउथ हो, उसमें वो एक ब्रिज बनकर उभरा है। और इसीलिए भारत का जो महत्व है पूरी दुनिया में, जो उसकी बात जो भारत कहता है वो बड़े आदर से सुनी जाती है, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनी जाती है। और इसीलिए उनका जो दौरा है ऑस्ट्रिया का, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि हमने कहा है जो 75 साल हो गए हैं जो हमने अपने इस्टेब्लिश किए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो बहुत ही ये ऐतिहासिक क्षण है, परंतु और कारणों से भी इसका ठीक है। बहुत अशोक जी, हमको सूचना मिल रही है कि प्रधानमंत्री वहां पर जो भारतीय लोगों को संबोधित करने वाले हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। और डॉक्टर जोशी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो करीब 30,000 के करीबन वहां पर भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। एक तरफ जहां वैश्विक परिदृश्य को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करना है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी होनी चाहिए, वहीं अपने लोगों से संवाद करना, जो भारतीय वहां पर हैं उनसे संवाद करना, रूस में भी प्रधानमंत्री ने किया था, ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस भी राष्ट्र की यात्रा पर जाते हैं, वहाँ पर रह रहे भारतवंशियों से वे अवश्य संवाद करते हैं और फिर उनको, भारत को और जिस देश में वो रह रहे होते हैं उसकी प्रगति में योगदान करने के लिए कुछ टारगेट भी देते हैं। ये आपने इस बात को नोट किया होगा। तो यहाँ पर भी वो भारतवंशियों को संबोधित करेंगे। 30,000 से अधिक भारतीय ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं। और ऑस्ट्रिया में जब हम भारत की संस्कृति की, भारतवंशियों के सम्मान की यदि हम बात करें, देखें, तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1845 में जो वियना विश्वविद्यालय है, वहाँ संस्कृत पीठ की स्थापना की गई थी और संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। 1955 में इसको फिर बदलकर एक स्टडी ऑफ इंडोलॉजी में बदल दिया गया, जिसमें फिर जैनिज्म और बुद्धिज़्म और इंडोलॉजी के अन्य विषय भी सम्मिलित किए गए। लेकिन ऑस्ट्रिया में भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीयों के प्रति सम्मान है। और क्यों ना हो, भारतीय विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं तो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं उस देश की प्रगति को अपना योगदान देते हैं। साथ ही साथ अपनी मातृभूमि को नहीं भूलते, वहाँ की प्रगति को अपना योगदान देते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जो ये विश्व दूत हैं भारत के, इनके महत्व को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वो विश्व दूत हैं, ये वो पुल हैं जो दो देशों की संस्कृतियों को और उनके कूटनीतिक संबंधों को आपस में जोड़ने का और आगे ले जाने का काम करते हैं। तो अब जो हम ये संबोधन सुनने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे पूरी आशा है कि न सिर्फ इसमें माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात तो वहाँ भारतवंशियों के साथ करेंगे ही, वे कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई लक्ष्य ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतवंशियों को अवश्य दे करके आएंगे। अंशु जी, बस इसी में एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा। ऑस्ट्रेलियाई
नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी जो कि फोटॉन क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़े हुए, उनकी मैं टिप्पणी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुभव किया। मुझे लगता है ये ऐसी विशेषता है जो दुनिया भर के राजनेताओं में होनी चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है, वही जो बातें आप करें, जो भारत के शाश्वत मूल्य हैं, जो भारत की आध्यात्मिकता के साथ साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात है, जो ग्रह के संरक्षण की बात है, जो भारत भारतीयता के मूल बिंदु है, जिसमें हम विश्व बंधुत्व के साथ साथ पूरी ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए पूजा करते हुए, आराधना करते हुए, संरक्षण करते हुए चलते हैं। वो कहीं ना कहीं भारत भारतीयता का प्रश्न पूरी दुनिया के सामने एक बार खड़ा होता है प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के रूप में। जैसा ऑस्ट्रेलिया भौतिक विज्ञानी ने कहा, वो भी भारत से सीखने की आवश्यकता है कम से कम, कि किस तरीके से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नहीं, ग्रह को हम सुरक्षित रखें। निश्चित तौर पर देखिए, हम मैं नहीं हम में विश्वास करते हैं। पहली बात तो ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते हैं, हम अपने देश की या इस जगत की भी नहीं, हम तो पूरी पृथ्वी की और इस पूरे सौरमंडल को एक परिवार के रूप में देखते हैं। तो जब G20 के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संदेश दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो वहीं पर जो उनका एक आध्यात्मिक स्वभाव है और जो भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन है, जो वसुधैव कुटुंबकम का है, वो सामने आ जाता है। बिल्कुल। अशोक जी, थोड़ा सा अगर हम जो कल्चरल रिलेशंस हैं और भारत की जो भूमिका है वो बढ़ रही है, और भारत की आवाज़ प्रधानमंत्री ने दोनों देशों में पहुंचाई है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। इससे इतर अगर हम बिजनेस की बात करें तो ऑस्ट्रिया और भारत के बीच में अच्छे खासे ट्रेड रिलेशंस भी हैं, और ये आगे कितने बढ़ सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में स्कोप है अच्छा? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं, व्यापारिक संबंध हैं और निवेश भी अच्छा किया हुआ है। अभी करीब 3 बिलियन यूरो का है ट्रेड दोनों देशों के बीच में, और करीब बैलेंस ट्रेड है। जितना हम यहाँ से निर्यात करते हैं उतना ही हम वहाँ से आयात भी करते हैं। तो इसीलिए ये अच्छे हैं, और जो निवेश है वो भी दोनों तरफ करीब 2 बिलियन यूरो का हो रखा है। परंतु फिर भी अगर देखा जाए, भारत अब एक पूरी विश्व में 5वें दर्जे की अर्थव्यवस्था बनकर उभर गया है। $4 ट्रिलियन हमारी GDP हो गई है जी। अभी 1-2 साल में $5 ट्रिलियन इसका हो जाएगा। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो संभावनाएं हैं और बहुत ज्यादा हैं, और इसीलिए जो बातचीत हुई है, जो जॉइंट डिक्लेरेशन भी आया है, जो प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर कार्ल नेहामर ने जो अपने 40 CEOs से बात की है, उसमें बहुत सारे क्षेत्र उन्होंने निर्धारित किए हैं, जैसे पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें ग्रीन एनर्जी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इनोवेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये दोनों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिससे कि आगे लेकर जाया जाए। स्टार्टअप्स, एक ब्रिज स्टार्टअप कुछ समय पहले सितंबर 2023 में शुरुआत की गई थी उसकी, और ये अब सोचा गया है जो उसके ऊपर और फोकस किया जाए, उसको भी आगे लेकर जाया जाए। तो मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए बहुत और संभावनाएं सामने आएंगी। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की, कई महत्वपूर्ण हस्तियों से मुलाकात की जब ऑस्ट्रिया में रहे। प्रधानमंत्री ने वियना में इंडोलॉजिस्ट मार्टिन गैंजले, बिर्गिट केल्नर, बॉरेन लैरियोस और कैरिन प्रेसेंजेस से भी मुलाकात की। Austria has a very long tradition of studying Indian languages and cultures for a very long time. And having Prime Minister Modi ji here in Austria today and yesterday, of course, will boost the visibility of our work. We just had the great opportunity to meet Prime Minister Narendra Modi, who invited us here to discuss about our areas of research. And it was a great honor and a great surprise to see the Prime Minister so interested in our research topics. We had a rather extensive conversation.
तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे की और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार जी और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंशु जोशी जी, जो कि प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU में। अंशु जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जैसे सज्जनहार जी कह रहे थे कि ट्रेड रिलेशंस तो है ही हैं, साथ ही साथ आज जॉइंट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी दोनों देशों के बीच और EU के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते में लंबे समय से एक अपेक्षा है। EFTA हुआ है लेकिन EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले वर्षों में एक बेहतर आर्थिक साझेदार के रूप में भारत स्थापित होगा ऑस्ट्रिया के साथ साथ EU से भी? देखिए, ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। हालांकि यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऑस्ट्रिया राजनीतिक दृष्टि से एक न्यूट्रल देश है, जैसा कि एम्बेसडर सज्जनहार ने भी बताया, और नाटो का मेंबर देश ऑस्ट्रिया नहीं है। तो मैं आऊँगी फिर आपके प्रश्न पर और इस ट्रेड के एरिया पर। तो ये फ्री ट्रेड को लेकर के भारत ने एक पहल वैश्विक स्तर पर अलग अलग इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ की है, जिसमें भारत ये प्रयास कर रहा है कि चाहे यूरोपियन यूनियन हो या हम जब वेस्ट एशियन देशों की ओर जाते हैं और वहाँ के मंचों को देखते हैं तो वहाँ भी अगर हम जाते हैं तो इस प्रकार के फ्री ट्रेड समझौते किए जाएं, जिससे कि आपसी आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिल सके और ये जितने भी मंच हैं इससे आर्थिक प्रगति को जो भी सदस्य देश हैं वो आपस में एक दूसरे की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ावा दे सके। तो निश्चित तौर पर भारत और ऑस्ट्रिया ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि कराधान से बचाव के लिए समझौता दोनों ही देश ऑस्ट्रिया और भारत साइन कर चुके हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। और इसके अलावा व्यापार के क्षेत्र में दोनों ही देश 200 से अधिक कार्यक्रम जो हैं वो साथ में चला रहे हैं। इसमें 100 से अधिक कार्यक्रम ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं और विगत कुछ वर्षों में हमने 18% से ज़्यादा की वृद्धि देखी है भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापार के क्षेत्र में। तो इसी को देखते हुए कहूँगी, आपके प्रश्न पर वापस आऊँगी कि जब हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये निश्चित तौर पर न सिर्फ भारत और ऑस्ट्रिया के द्विपक्षीय संबंधों और व्यापारिक प्रगति की दृष्टि से यूरोपियन यूनियन और भारत की आपसी संबंध और व्यापारिक प्रगति की दृष्टि से भी निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बिल्कुल अशोक जी, इसी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जहां से हमने शुरुआत की थी उसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहां जहां भी जाते हैं, एक मोदी सरकार की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमने पिछले कुछ सालों में देखी है पूरे एक दशक के दौरान, वो दिखती है, चाहे वो रूस यूक्रेन का मामला हो या दूसरे मामले हों। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया गए और अभी रूस गए तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? जी नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमने अपनी, क्योंकि भारत की जो छवि है और भारत का जो इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बिल्कुल बरकरार रखते हैं। जो भी निर्णय हमने लेने हो वैश्विक पटल पर, उस पर हम देखते हैं जो हमारे अपने हित, कैसे उसको हम अपने लोगों के हित, अपने जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनके जो हित हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी, जो दोनों एक बड़े युद्ध हो रहे हैं आजकल विश्व में, एक रूस और यूक्रेन का और दूसरा गाजा में इजराइल और हमास का, तो उन दोनों के बारे में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो वहां पर बातचीत से ही समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए और भारत इसमें तत्पर रहेगा। भारत इसमें जो भी योगदान कर सकता है वो करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगा। ऑस्ट्रिया के साथ काम करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया के भी अपने इसमें स्ट्रेंथ हैं। ऑस्ट्रिया एक न्यूट्रल कंट्री है, मिलिटरीली न्यूट्रल है, पॉलिटिकली उसका जो अपना नजरिया है वो चाहे यूरोप के देशों के साथ बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है। तो इसीलिए जो यूरोप के जो देश हैं बाय एंड लार्ज उसका उसके साथ ही वो मिलता है, परंतु फिर भी वो ऑस्ट्रिया ये समझता है जो वो अपनी धरती को ऑफर कर सकता है एज अ न्यूट्रल
प्लेस, न्यूट्रल टेरिटरी, जहां पर की बातचीत की जा सकती है और बातचीत से किसी भी युद्ध का, किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए दोनों देश, भारत काम कर सकता है उसमें। तो ये बिल्कुल ही उन्होंने डंके की चोट पर कहा। जो हम भारत इसमें जो भी योगदान है वो करने में हम बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, हम पूरी तरीके से इसमें अपना योगदान करेंगे। सज्जनहार जी, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई मुद्दे उठाता है। वो वो मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर। एक लंबा दंश भारत झेलता है आतंकवाद को लेकर। आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा भारत करता है। किस तरीके से भारत ने एक बार फिर दुनिया को आईना दिखाया है कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, फिर आतंकवाद के किसी भी मैनिफेस्टेशन को किसी भी रूपों में कहीं भी नहीं स्वीकारा जा सकता। और जबकि कहीं ना कहीं चाहे पश्चिमी देश हो या फिर अन्य देश हो। ठीक है, ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं वियना से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारतीय समुदाय को संबोधित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहां पर मौजूद भारतवंशियों का और बेहद व्यस्त और सफल दौरा रहा देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर भारत और ऑस्ट्रिया के राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मैं शुरू करूं?
His Excellency Minister of Economy and Labor of Austria, इंडियन डायस्पोरा के मेरे सभी साथियों, भारत के सभी दोस्त, शुभचिंतक, आप सबको नमस्कार। गुटिन टाग। साथियों, ऑस्ट्रेलिया का ये मेरा पहला दौरा है। जो उत्साह, जो उमंग मैं यहां देख रहा हूं, वो वाकई अद्भुत है। 41 वर्षों के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का यहां आना हुआ है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके जन्म के पहले कोई प्रधानमंत्री यहां आए थे। आपको क्या लगता है, इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है ना? चलिए, अब ये इंतजार खत्म हो गया है। अब तो आप खुश हैं ना? मुझे बताने के लिए कह रहे हैं कि रियल में खुश हैं? सच्चा? और साथियों, ये इंतजार खत्म भी एक ऐतिहासिक अवसर पर हुआ है। आप में से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, भारत और ऑस्ट्रिया अपनी दोस्ती के 75 वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है। मैं चांसलर कार्ल नेहमर को इस शानदार स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इकोनॉमी एंड लेबर मंत्री मार्टिन कोकर का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपका यहां आना ये दिखाता है कि ऑस्ट्रिया के लिए यहां बसे भारतीय कितने खास है। कितने विशेष है। फ्रेंड्स, भौगोलिक दृष्टि से तो भारत और ऑस्ट्रिया दो अलग अलग छोर पर है, लेकिन हम दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। डेमोक्रेसी हम दोनों देशों को कनेक्ट करती है। लिबर्टी, इक्वालिटी, प्लुरलिज्म
और रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट, ये हमारी शेयर्ड वैल्यूज है। हम दोनों समाज मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल है। दोनों देश, हमारे समाज में हम दोनों देशों की आदत है डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, और हमारी इन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करने वाला एक बड़ा माध्यम चुनाव है। ऑस्ट्रिया में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है, जबकि भारत में हमने अभी हमने लोकतंत्र का पर्व आन बान शान के साथ मनाया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ है। साथियों, आज दुनिया के लोग भारत के इलेक्शन के बारे में सुनकर हैरान रह जाते हैं। जो चुनाव कुछ सप्ताह पहले ही खत्म हुआ है, उसमें 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। मतलब हुआ शायद 65 ऑस्ट्रिया। और सोचिए, इतना बड़ा चुनाव होता है, लेकिन कुछ ही घंटों में चुनाव के नतीजे क्लियर हो जाते हैं। ये भारत की इलेक्टोरल मशीनरी और हमारे डेमोक्रेसी की ताकत है। साथियों, भारत के इन चुनावों में सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज के 8,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस लेवल का कॉन्टेस्ट, इतना डाइवर्स कॉन्टेस्ट, तब जाकर के देश में जनता ने अपना मैंडेट दिया है। और देश ने मैंडेट क्या दिया? साठ साल के बाद एक सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर भारत में मिला है। हमने तो दुनिया में पोस्ट कोविड एरा में चारों तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है। ज्यादातर देशों में सरकारों के लिए सरवाइव करना आसान नहीं रहा। दोबारा चुनकर आना तो एक प्रकार से बहुत बड़ा चैलेंज रहा है।
ऐसी स्थिति में भारत की जनता ने मुझ पर, मेरी पार्टी पर, एनडीए पर भरोसा किया। ये मैंडेट इस बात का भी प्रमाण है कि भारत स्टेबिलिटी चाहता है, भारत कंटिन्यूटी चाहता है। ये कंटिन्यूटी बीते 10 साल की पॉलिसी और प्रोग्राम्स की है। ये कंटिन्यूटी गुड गवर्नेंस की है। ये कंटिन्यूटी बड़े संकल्पों के लिए समर्पित होकर के काम करने की है। फ्रेंड्स, मेरा हमेशा ये मत रहा है कि दो देशों के बीच के रिश्ते सिर्फ सरकारों से नहीं बनते। रिश्तों को मजबूती देने में जन भागीदारी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी के रोल को इन रिश्तों के लिए बहुत अहम मानता हूं। आपने दशकों पहले मोसार्ट और स्ट्रूदल्स की धरती को अपना बना लिया, लेकिन मातृभूमि का संगीत और स्वाद आज भी आपके दिल में बसा है। आपने वियना की सड़कों में ग्रात्स, लिंस, इंसब्रुक, साल्जबर्ग और दूसरे शहरों में भारत के रंग भर दिए हैं। आप दिवाली हो या क्रिसमस एक जैसे उत्साह से मनाते हैं। आप तोरते और लड्डू दोनों बड़े चाव से बनाते भी हैं और खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। आप ऑस्ट्रिया की फुटबॉल टीम और भारत की क्रिकेट टीम को एक ही जुनून से चीयर करते हैं। आप यहां की कॉफी को एंजॉय करते हैं, साथ ही भारत के अपने शहर वाली चाय की दुकान को भी याद करते हैं। फ्रेंड्स, भारत की तरह ही ऑस्ट्रिया का इतिहास और कल्चर भी काफी पुराना है, शानदार रहा है। एक दूसरे के साथ हमारे संपर्क भी
ऐतिहासिक रहे हैं और इसका फायदा दोनों देशों को हुआ है। ये फायदा कल्चर में भी हुआ है और कॉमर्स में भी हुआ है। करीब 200 साल पहले ही वियना की यूनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो गई थी। में 1880 में इंडोलॉजी के लिए एक इंडिपेंडेंट चेयर की स्थापना से इसे और ऊंचाई मिली। आज मुझे यहां कुछ जाने माने इंडोलॉजिस्ट से मिलने का अवसर भी मिला। उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि भारत को लेकर उनकी रुचि बहुत ज्यादा है। भारत के अनेक महान लोगों ने भी ऑस्ट्रिया से बहुत प्यार पाया है। वियना ने रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष जैसे हमारे अनेक महान व्यक्तित्वों की मेजबानी की है और गांधी जी की शिष्या मीराबेन का अंतिम समय वियना में ही बीता है। साथियों, हमारा सिर्फ कल्चर और कॉमर्स का रिश्ता ही नहीं है, बल्कि साइंस भी हमें जोड़ती है। बहुत साल पहले वियना यूनिवर्सिटी में हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन का लेक्चर हुआ था। आज मुझे नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जाइलिंगा से मुलाकात करने का अवसर मिला। इन दोनों महान वैज्ञानिकों को क्वांटम ने कनेक्ट किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर एंटोन जाइलिंगा, उनका काम दुनिया को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। फ्रेंड्स, आज भारत के बारे में पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हर कोई भारत के बारे में जानना समझना चाहता है। आपका भी यही अनुभव है ना? लोग बहुत कुछ पूछते हैं ना आपको। ऐसे में भारत आज क्या सोच रहा है, भारत क्या कर रहा है, इसको लेकर एक बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है। भारत 1/6 ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और ग्लोबल ग्रोथ में भी करीब करीब इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं।
जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज जब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको भी डगर डगर पे गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है? फ्रेंड्स, जब आप भारत में हो रहे तेज बदलावों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? मुझे पक्का विश्वास है साथियों, आपका सीना भी 56 इंच का हो जाता है। भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2014 में जब मैं आया इस सेवा के कार्य में, तब हम 10 नंबर पे थे। 10 नंबर ही नहीं कह रहा हूं, आज हम 5 नंबर पर पहुंच गए हैं। ये सब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? गर्व होता है कि नहीं होता है दोस्तों? आज भारत 8% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस स्पीड के साथ क्या होगा मैं बताऊं? बताऊं? आज हम 5 नंबर पे हैं, हम टॉप 3 में पहुंचेंगे। और साथियों, मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाऊंगा। और ये बात मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमारा मिशन 2047 है। (1947) में देश आजाद हुआ, 2047 में देश शताब्दी मनाएगा। लेकिन वो शताब्दी विकसित भारत की शताब्दी होगी। भारत हर प्रकार से विकसित होगा। हम आने वाले 1000 वर्षों के भारत की मजबूत नींव आज डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत आज
एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन में अभूतपूर्व स्केल पर काम कर रहा है। 10 सालों में, यह आंकड़ा याद रखना जरा, 10 सालों में हर दिन, एवरी डे, 2 नए कॉलेज भारत में खुले हैं। आगे बताऊं, हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। पिछले साल हर दिन 250 से ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट किए गए हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज दुनिया का हर 10वां यूनिकॉर्न भारत में है। बाकी पूरी दुनिया में जितना रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन आज होता है, उतना अकेला भारत में होता है। हमारे पेमेंट्स डिजिटल हैं, हमारे प्रोसेस भी डिजिटल है। भारत लेस पेपर, लेस कैश, लेकिन सीमलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, आज भारत बेस्ट, ब्राइटेस्ट, बिगेस्ट और हाईएस्ट माइलस्टोन के लिए काम कर रहा है। हम आज भारत को इंडस्ट्री 4.0 और ग्रीन फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो गोल्स हासिल करना का है। हम ग्रीन मोबिलिटी पर बल दे रहे हैं और भारत की जो ये अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ स्टोरी है, उसका फायदा ऑस्ट्रिया को भी हो रहा है। आज भारत के अलग अलग सेक्टर्स में 150 से अधिक ऑस्ट्रियन कंपनियां काम कर रही है। ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एस्पिरेशंस को पूरा करने में मदद कर रही है। मेट्रो, डैम, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स, टनल जैसे अनेकों इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में ऑस्ट्रिया की कंपनियां भारत में काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहां की कंपनियां, यहां के इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा भारत में अपना विस्तार करेंगे।
फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रिया के समाज में आपका योगदान प्रशंसनीय है। खासतौर पर यहां के हेल्थ केयर सेक्टर में आपके रोल की बहुत प्रशंसा होती है। हम भारतीयों की पहचान ही केयर और कंपैशन के लिए होती है। मुझे खुशी है कि ये संस्कार आप अपने प्रोफेशन में यहां भी साथ लेकर चलते हैं। आप सभी इसी तरह ऑस्ट्रिया के विकास में सहभागी बने रहिए। मैं एक बार फिर आप सबका इतनी बड़ी तादाद में यहां आने के लिए आभार जताता हूं। आप सबके इस उत्साह और ऊर्जा के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऑस्ट्रिया का ये पहला दौरा बहुत ही सार्थक रहा है। एक बार फिर यहां की सरकार और यहां की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है इस बार 15 अगस्त पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली होनी चाहिए। होगा ना? पक्का होगा? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।